बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। बारिशें हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में भी। कल से बारिश लगी हुई है, रात से बारिश हो रही है और अभी भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है। लेकिन मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर बारिशें हो रही हैं। ऐसे में हादसात में इजाफा हो जाता है। कहीं पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि जो लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात हो रहे हैं। तो ऐसे में आपसे दरख्वास्त मैं ये करूँगा कि अपनी ट्रैवलिंग को बिल्कुल रोक दीजिए। ख़ास तौर पर जो टूरिज़म की ट्रैवलिंग है उसको बिल्कुल रोक दीजिए। जो मजबूरी है, जो रहने वाले हैं उन्होंने तो फिर आना जाना है अपने कामों से, वो एहतियात के साथ सफ़र करें। लेकिन जो टूरिज़म के लिए जाते हैं वो इन दिनों में बिल्कुल ट्रैवलिंग रोक दें। ज़िंदगी है तो ये मौसम गुजर जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। मेरी कुमराट की का जो ट्रैवलिंग थी वो मैंने आखिरी ट्रैवलिंग जो की, उसके बाद भी खैर की थी। दो तीन जो है वो जगहों पर मैं गया था। उसकी वीडियोज़ मैं एक एक करके डालता जा रहा हूँ अपने एक्सप्लोर विद असदुल्लाह खान वाले चैनल पे। वो आप लोगों ने कुमराट वाली जो सीरीज़ है वो नहीं देख रहे हैं, तो कुमराट सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि अब उस पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो जहाज़ बांडा वाली आने वाली है। उसके बाद कुंड बांडा, ये दो बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। जहाज़ बांडा और कुंड बांडा बहुत प्यारी जगह हैं। तो उसकी वीडियोज़ मेरे एक्सप्लोर विद असदुल्लाह खान वाले चैनल पे आने वाली है। अभी लास्ट वीडियो काला चश्मा की आई थी, जिसका लिंक मैं डाल देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। बल्कि तीनों लिंक इकट्ठे डाल देता हूँ, पहली दूसरी और तीसरी वीडियो जो है। चौथी वीडियो शायद आज मैं अपलोड कर दूंगा रात में, तो उसके बारे में फिर आपको बता दूंगा। तो उसको आप ज़रूर देखें। तो इन दिनों ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो पिछली वीडियोज़ हैं वो देख के गुजारा करें। महफूज रहें, घर पर रहें, महफूज रहें, ट्रैवलिंग ना करें। ज़ाहिर है बाकी काम तो आपने करने ही करने। अच्छा जी, देखिए 5 अगस्त का जो जलसा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये सुहेल आफरीदी साहब ने तय कर लिया है कि ये डू और डाई है। यानी सुहेल आफरीदी बड़ा धमाका करने का मंसूबा बना चुके हैं और उसके लिए अब पूरी तैयारी कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा में इस जलसे के लिए निकालने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वैसे तो जाहिर है उनकी तवक्को होगी कि लाखों लोग इसमें शिरकत करें, लेकिन जो पेपर पे वर्क किया जा रहा है वो ये है कि 1 लाख कम अज़ कम लोग जो हैं वो पेशावर जलसे में शिरकत करें। इस जलसे का मकाम भी तब्दील कर दिया गया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में कल एक इजलास तलब किया था पेशावर में, पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुहेल आफरीदी साहब ने, ताकि अपने जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनसे मुशावरत की जाए असम्बली के मेंबरान से, और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर बाहर निकलें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप भी है जो किसी सूरत नहीं चाहता कि सुहेल आफरीदी अपने अज़ाइम में कामयाब हो। यानी वो इमरान खान रिहा हो या ना हो, इमरान खान से मुलाकातें जारी हों या ना हो, उन्हें बस इस बात की फ़िक्र है कि सुहेल आफरीदी को कोई फ़ायदा हासिल ना हो जाए। ये बहुत ही जालिमाना सियासी अंदाज़ है। यानी आप देखें ना कि आपकी अपनी तमाम जो लॉयल्टीज़ हैं वो इमरान खान के लिए होनी चाहिए, अपने लीडर के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि इमरान खान को कोई फ़ायदा आपके सियासी मुखालिफिन के ज़रिए अगर हो गया तो फिर सियासी मुखालिफिन इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कोई तहरीक ना बन पाए। देखें, बजट पास करना था तो इन्हीं नाराज़ अरकान ने रौला डाल दिया कि जी हमारी शर्त है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाई जाए। अब जब इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू करने वाले हैं तो कल फिर फड्डा डाल दिया मेजर सज्जाद ने और फजल इलाही ने। मेजर सज्जाद जो कि अली अमीन गंडापुर के बहुत करीबी शख्सियत हैं, उन्होंने वहाँ पर आकर पंगे करना शुरू कर दिए, फड्डा डालना शुरू कर दिए। और जो मेरी कुछ MPA से बात हुई है जो उसमें शरीक थे, वो कहते हैं कि जी वो आए ही इसी जहन के साथ थे कि उन्होंने आकर यहाँ पर शोर शराबा करना है और फड्डा करना है और सख्त जुमले कहने हैं वज़ीर आला के लिए। अब क्या उन्होंने कहा ये मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ, इसकी जो तफसीलात हैं, और फिर जो चीफ़ मिनिस्टर ने कहा वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि 5 अगस्त को क्या करने वाले हैं। इसकी जो ये अंदरूनी तफसीलात हैं वो यूँ हैं कि मेजर सज्जाद और चीफ़ मिनिस्टर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मेजर सज्जाद लड़ाई, यानी कुछ लोगों के ख्याल में मेजर सज्जाद जो है वो लड़ाई झगड़े के मूड में थे, आते ही उन्होंने ज़रा सख्त जुमले कहने शुरू कर दिए। सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान की रिहाई की तहरीक पर मुशावरत के लिए यह इजलास तलब किया था। नाराज़ अरकान ने तहरीक शुरू करने से पहले वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया। वो कहते हैं जी ये जलसा शुरू कर रहे हो, ये जलसा ना करो, पहले वर्कर्स कन्वेंशन बुलाओ। ओ भाई, तो जलसा कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मकसद तो कारकुनों को मुतहरिक करना है। वो कहते हैं नहीं जी पहले वर्कर्स कन्वेंशन बुलाओ, भैया फड्डा डाल दिया। अगर पहले वर्कर्स कन्वेंशन डाल लेंगे तो ये कोई और फड्डा डाल लेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पीछे बैठ के अपना पूरा स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनका चूँकि सियासी हरीफ है अब सुहेल आफरीदी, और ये कल का बच्चा था, मैंने इसको कैबिनेट में रखा हुआ था, और सुहेल आफरीदी कैसे चीफ मिनिस्टर लग गया, तो इसलिए वो सुहेल आफरीदी को हर सूरत नाकाम करने में लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि ये जलसा भी ना हो। इसलिए पहले कह रहे थे कि तहरीक चलाओ, आप कह रहे हैं कि जलसा क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हैं जलसा क्यों कर रहे हो? वर्कर्स कन्वेंशन करो। अरकान ने अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से तहरीक के लिए हलफ लेने की तजवीज़ भी पेश की कि पहले हलफ बर्दारी करो जी,
यानी फड्डे डाल रहे हैं कि रोका जाए किसी न किसी तरह। तल्ख माहौल के बायस बाज़ नाराज़ अरकान इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर आला ने नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन कराई। उन्होंने फिर भी कहा कि ठीक है, जो आप बातें कह रहे हैं इसको हम देखते हैं, करते हैं, और आप इस पर परेशान ना हो, हम सब कुछ करेंगे और पूरी तहरीक चलाएंगे। नाराज़ रुकने असम्बली, नाराज़ से मुराद ये कि वो जो नाराज़ हम किसे कहते हैं, वो जो अली मीन गंडापुर का ग्रुप है वो नाराज़ ग्रुप है। वो कभी कहता है बजट पेश ना करो, इमरान खान से मुशावरत करो, इमरान खान से पहले जाके मिलो। उन्हें पता है जो काम मुश्किल है, जैसे बचपन में नहीं आप दुकान पे जाते तो लिखा होता था कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। क्यों लिखा होता था? क्योंकि वो दुकानदार को लगता था कश्मीर तो आज़ाद होना नहीं है। तो जैसे इनको लगता है कि इमरान खान से इनकी मुलाकात नहीं होनी तो वो शर्त रख देते हैं। जो चीज़ इनको लगता है कि ये नहीं हो सकती वो शर्त रख देते हैं कि नहीं, ये शर्त पूरी करोगे तो आगे चलेंगे। तो नाराज रुकनी असम्बली फजल इलाही ने कहा कि 5 अगस्त का जलसा चंद रोज़ मौखिर किया जाए। क्यों मौखिर किया जाए भाई? फजल इलाही के मुताबिक पहले वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया जाए और फिर तहरीक का आगाज़ किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि जलसा खैबर पख्तूनख्वा की बजाय पंजाब में किया जाए ताकि हुकूमत पर ज़्यादा दबाव पड़े। अब इन्हें पता पंजाब में जलसा कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक फिस्तायत का निज़ाम गर्म है। आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी? नहीं देगी। तो चूंकि पंजाब में जलसा हो नहीं सकता, उल्टा पकड़ धकड़ होगी, तो फिर ये कहेंगे कि देखो जलसा नहीं कर सके पंजाब में। तो ये क्या आप मुतालबा क्या किया, जाओ पहले पंजाब में जलसा करो। तो इस तरह के रोड़े अटका रहे हैं ताकि तहरीक का आगाज़ ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जो खबर है मेरे पास वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो हैं वो तय किए बैठे हैं कि लाखों लोगों का जलसा इस वक्त करना है। पेशावर में मोटर वे पर उसका मकाम तब्दील कर दिया गया। पहले वो क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था और अब उसको ले आए हैं पेशावर, वो अब जो मोटरवे के करीब जो खुला मैदान है वहाँ पर, ताकि लोगों के लिए आने जाने में भी आसानी हो और उसके लिए जो है वो शहर के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक ना होगा और एक बड़ा, और वहाँ पे गैदरिंग भी बड़ी हो सकेगी और बड़ा जलसा वहाँ पर मुनक़िद हो सकेगा। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 5 अगस्त का जलसा सेमीफ़ाइनल है और फैसला कुन होगा। ये नहीं सेमीफ़ाइनल है, फाइनल जो है वो यहाँ पर जो आपने आना है इस्लामाबाद मार्च में, वो फाइनल है, ये सेमीफ़ाइनल है। जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मैंने फिर चेक किया है क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जो है वो, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो नहीं, क़यादत, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है सुहेल आफरीदी साहब, वो पार्टी की मुशावरत के साथ अक्टूबर में क्या किसी हतमी तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अक्टूबर के लिए। तो मेरी इत्तला है कि 5 अगस्त के जलसे में हतमी तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं इस्लामाबाद मार्च का, कि इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, हर सूरत निकलेंगे और मार्च करेंगे। तो ये तारीख जो है वो 5 अगस्त के जलसे में आने जा रही है, तारीख देने जा रहे हैं। जलसे में लाहे अमल का उन्होंने कहा ऐलान किया जाएगा। जलसे की तैयारियों के लिए तमाम पार्लिमानी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अवामी सहूलत के पेश नज़र जलसे का मकाम तब्दील करके पेशावर मोटरवे के करीब खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया गया है। उनके मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 से तमाम आइनियों कानूनी रास्ते इख्तियार किए और इफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। 15 अक्टूबर 2025 से लेकर वो कहते हैं अभी तक, यानी साल होने वाला है, और जितने आइनी कानूनी रास्ते से वो सारे इख्तियार किए, मजबूरन अब सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवाम ने बानी PTI के नाम पर वोट दिया और उनके मैंडेट को मुस्तरद करना अवाम की तौहीन है। उनके मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए, इसलिए पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आइनी रास्ता है और आइन हर शहरी को इसका हक देता है। तो ये सुहेल आफरीदी साहब का फाइनल वर्डिक्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। चाहे अब नाराज़ अरकान इसमें आएँ या ना आएँ, नाराज़ अरकान बंदे लाएँ, वैसे भी नहीं लाने उन्होंने। आप सोचें ना कि नाराज़ अरकान फजल इलाही जो हैं या मेजर सजाद, ये क्या पेशावर जलसे में बंदे लेकर आएंगे सुहेल आफरीदी का जलसा कामयाब बनाने के लिए? नहीं लाएंगे, इतना दिल नहीं है उनके पास। वो तो चाहते हैं कि हर सूरत ये जलसा नाकाम हो, तो उनके आने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा भर में मुतहरिक किया जा रहा है। एक और बात बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के में होने वाले इस जलसे के लिए सिर्फ KP के लोगों को दावत दी गई है। पंजाब के लोगों से कहा गया है कि आप अपने अपने इलाकों में रैलियाँ निकालें 5 अगस्त को, अपने अपने जगहों पर एहतजाज करें। उसकी जिम्मेदारी सलमान राजा की है और वो पंजाब की सूरत हाल को देखेंगे। ये जो जलसा हो रहा है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हो रहा है, जो कि लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगा। ये प्लान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने। अच्छा जी, ये तो चलें हो गया जलसा। अब ज़रा मैं कुछ एक नज़र अदालती सूरत हाल पर भी डाल दें। लाहौर हाई कोर्ट में जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि नून लीग ने अपने चुन चुन के जजेस लगाने का फ़ैसला किया, उसमें अब उनकी जो समरी है वो वज़ीर आज़म के पास आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की समरी वज़ीर आज़म के पास आ गई और वज़ीर आज़म ने उस पर दस्तखत करने हैं। आप सोचें क्या तारीख़ी लम्हा होगा कि अमजद परवेज़ के जज बनाने पर दस्तखत कर रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब।
शहबाज शरीफ अमजद परवेज़ के क्लाइंट रहे हैं और जिसके वो क्लाइंट रहे हैं उसको नवाज रहे हैं। अमजद परवेज़ को जज बना रहे हैं अपने दस्तखत से। सोचें, ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि अमजद परवेज़ शहबाज शरीफ के घर के वकील रहे हैं और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का केस लड़ते रहे हैं, उनको केसेस में कामयाबी दिलाई और एक बड़ा गहरा ताल्लुक है अमजद परवेज़ से के बगैर कोई केस शहबाज शरीफ लड़ते नहीं थे और उसी अमजद परवेज़ को शहबाज शरीफ दस्तखत करके वकील जज बना रहे हैं। फरहाद अली शाह जो PMLN के बहुत सारे अहम केसेस में वकील रहे, फिर उनको अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया, वो अटर्नी जनरल और वो एडिशनल एडवोकेट जनरल और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और उसके बाद जो हैं वो आज जज बनाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत से। तो अब मुझे आप बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जब इनके कागज़ों पर, इनके जज बनाने पर दस्तखत करेंगे, कल को इन्हीं का शहबाज शरीफ का केस जब अमजद परवेज़ के सामने लगेगा तो क्या होगा? जब शहबाज शरीफ का कोई केस फरहाद अली शाह की अदालत में चला जाएगा तो क्या फैसला होगा? बताएं ना आप, क्या फैसला होगा? यानी ये फैसला सोच समझ के किया जा रहा है ताकि अगर कल को कोई सियासी मुश्किल पड़ती है, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस खुलते हैं, केसेस बनते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो अदालतों में जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब के केसेस सुनने के लिए उनके अपने जज सामने बैठे हों ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। ये इस सोचो फिक्र के साथ किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को अपने मुस्तकबिल के जो अदालती केसेस हैं उनकी फिक्र खाई जाती है। उन्हें लगता है कि मैं अगर कल को केसेस भुगतूंगा तो मेरे अपने जज तो होने चाहिए जो मुझे फैसला करें। तो कल को जो वकील था उसको जज कर लिया, यानी पहले वो जो वकील थे उसको अपना जज बना, जो अपना वकील था उसको अपना जज बना दिया। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख है। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब के साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया तो उनसे इसी पर बहुत बहस हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, नवाज शरीफ के केसेस सारे झूठे थे और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं, जो इमरान खान के केसेस हैं सारे सच्चे हैं। मेरी काफ़ी उनसे गर्मा गर्म बहस हुई इस सारे मामले पर और तोशाखानों की गाड़ियों पर भी। वो वीडियो मैं आप अपने चैनल पे लगाऊंगा तो आप ज़रूर देखिएगा। वो शायद शाम में लगाऊं या सुबह में लगाऊं। तो मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब के साथ जो मेरी गर्मा गर्म बहस हो गई उसमें, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये कैसे हो सकता है कि भाई आप जो जजेज़ हैं वो इस तरह से अपने घर के जजेज़ लगा दें और आप कल को अपने आप को फिर मासूम साबित करें और देखो मेरे पर तो कोई केस ही नहीं था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, तो देखो जी मेरे पर तो केस ही बड़ा झूठा था। ये स्ट्रैटेजी है शरीफ खानदान की। और उधर जो दूसरे जजेस हैं, आइन पसंद जजेस, बाबर सत्तार साहब और उन लोगों को जिनको उठा उठा के किसी को कहीं भेज दिया, किसी को पेशावर, किसी को बलूचिस्तान, किसी को लाहौर, किसी को मुल्तान कहीं। अब साकिब बशीर साहब ने कल खबर दी थी कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद में सरकारी घर स्टेट ऑफिस ने कैंसिल कर दिया। ये इंकशाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के जस्टिस बाबर सत्तार को भेजे गए नोटिस में हुआ। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस भेजे गए नोटिस के जरिए जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद का सरकारी घर 1 माह में खाली करने का नोटिस दिया। बात यहां भी खत्म नहीं हुई, बल्कि नोटिस के मुताबिक 3 अगस्त आने से 10 दिन पहले ही आज जस्टिस बाबर सत्तार के घर के बाहर कुछ लोग भी पहुंच गए। वहां पर हलचल हुई। जस्टिस बाबर सत्तार अदालती छुट्टियों पर हैं, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है और लोग अब उनको हिरासा कर रहे हैं जाकर के घर खाली करो। तो ये हमारे जुडिशरी का आलम है। देखिए, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं, फिर कहूंगा कि पाकिस्तान की तबाही में सबसे जो जुर्म किया गया है ना, वो अदालती निज़ाम को तबाह करके किया गया। हमारे यहाँ इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारे यहाँ इसीलिए तो लोग कारोबार नहीं कर रहे, हमारे यहाँ इसीलिए तो लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अदालती निज़ाम ही नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशल कोड बनानी पड़ रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इस अदालतों को ठीक नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा भाई? कैसे पाकिस्तान आगे जाएगा? जो ये सब कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान का खैर खा हो सकता है? पाकिस्तान के भले के लिए कर रहा है? कोई ये कहे आके मुझे कि जी हमने अदालती ढांचा इसलिए इस तरह का किया है, कंट्रोल किया कि ये पाकिस्तान के फायदे में है? कह सकता है कोई कि हमने अदालतों को इसलिए कमजोर कर दिया, 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम तबाह बर्बाद कर दिया अदालती ढांचे को, इसको रियासत की और हुकूमत की बांदी बना दिया, ये हमने इसलिए किया जी, हमने रियासत के फायदे में किया है? कोई कह सकता है ये? तो आप सोचें ना कि ये सबसे बड़ा जुल्म जो है पाकिस्तान के साथ अदालती निज़ाम को तबाह करना है, सबसे बड़ा। उधर अदालती निज़ाम ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी तबाह हुआ है। वैसे बाय द वे आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि अंधा है, उसे नज़र नहीं आता। खबर आज अखबारों में छपी हुई है कि मरीम नवाज ने 10 इलेक्ट्रिक बसें मरी से आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी हैं।
मरी से 10 इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी। कब? कल की खबर है ये, आज अखबार में छपी है। कल क्या तारीख थी? कल 24 तारीख थी। इलेक्शन कब हो रहे हैं? 27 तारीख को। इलेक्शन मुहिम कब ख़त्म हो रही है? 26 तारीख को। तो इलेक्शन के नकाज से 3 दिन पहले आप बसें भेज रहे हैं 10 मुजफ्फराबाद में। क्या ये सियासी रिश्वत नहीं है? क्या ये कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इस पर नोटिस नहीं होना चाहिए? क्या इन बसों को वहाँ पर पहुँचने से 3 दिन के लिए रोक नहीं देना चाहिए, बल्कि 10 तारीख तक के लिए कि भाई 10 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा फिर भेजें बसें? ये सियासी रिश्वत है। क्या ये नज़र नहीं आता इलेक्शन कमीशन को? सुहेल आफरीदी ने हरिपुर के जलसे में कहा था कि खबरदार कोई धांधली ना करे, धांधली करेगा तो अपनी सीटों पर कायम नहीं रहेगा। उस पर नोटिस आ गया था कि तुमने धांधली ना करने की बात क्यों की है, उस पर नोटिस आ गया था। और यहां पर जो है वो धांधली हो रही है और सब कुछ हो रहा है और कोई किसी को फिक्र नहीं है। आखिरी बात यह है कि आखिरी 1-2 बातें कि शजील मेमन साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। नवाज शरीफ साहब बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। अच्छा, अब ये क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि वो उनको ताना मार रहे हैं कि तुम तो जाली वोटों से आए हो। अब पता पीपल्स पार्टी को भी है कि जो वजीर आजम साहब हैं ये जाली वोटों से आए, इन्होंने वोट को इज्जत नहीं दी, वोट किसी और का था, बन गए। पता नून लीग को भी है कि जरदारी साहब और उनकी पार्टी शदीद करप्ट हैं और 2,5-3 हज़ार अरब रुपए जो हैं ये इन्होंने मुल्क से बाहर दुबई में डंप कर दिए। पता इनको भी है, फिर भी साथ बैठे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मियाँ बीवी जो हैं वो एक घर में रहते हों, मियाँ को पता हो कि बीवी किसी और के साथ चक्कर चला रही है और बीवी को पता हो कि मेरा मियाँ बाहर औरतों में मुंह मारता फिर रहा है। दोनों एक दूसरे को ताने भी मारते रहें कि तुम गंदी औरत हो, वो कि तुम गंदे मर्द हो, और साथ में रहते भी रहें। जैसे वो सादत हसन मंटो का अफसाना हद तक है ना, हद तक में वो जो खातून जो है, बड़ा शोरा आफाक अफसाना है, तो वो हद तक में जो खातून है उसका एक लवर आ जाता है और वो उसको कहता है तू ये काम छोड़ दे। जब भी आता है वो आके कहता है तू ये काम छोड़ दे, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। अब वो ना कभी उसको खर्चा दे के जाता है, ना कभी उसका से वो काम छुड़वाता है, ना वो उसको कभी अपनाता है, ना उसे शादी करता है। अब दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसको भी पता होता है कि ये बस झूठ बोल रहा है और मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें करता है। उसे भी पता है कि इससे मैंने काम छुड़वाना नहीं है, इसने यही कुछ करते रहना, लेकिन फिर भी कह के चला जाता है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी ये रिश्ता कायम हो गया कि वो कहते हैं तुम करप्ट हो, वो कहते हैं कि तुम धांधली ज़्यादा हो, लेकिन दोनों साथ एक ही घर में रहते भी हैं। तो ये तमाशा जो है ये हमारे मुल्क में ही हो सकता है कि जो कि लगा हुआ है। आखिरी बात यह कि अमेरिका ने नए टैरिफ लगा दिए पूरी कई मुल्कों पे और पाकिस्तान पे भी जो है वो 60 से ज़ायद ममालिक पे टैरिफ लगाया और पाकिस्तान पे भी लगा दिया। यार तुम 59 पे लगा दो, पाकिस्तान पे ना लगाओ। पाकिस्तान ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है, पाकिस्तान ने तुम्हारा इतना भला किया, जंग ख़त्म कराने की इतनी कोशिश की है, पाकिस्तान ने इतनी तारीफ़ें वज़ीर-ए-आज़म ने तुम्हारे प्रेसिडेंट की हैं, इतनी तारीफ़ें की कि जनाब प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट आपको सल्यूट है, आपके घुटनों को हाथ है, प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट आप सेवियर हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट आप जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान पर टैरिफ लगा दिया। अंदाज़ा करें, वो कहते हैं ना कि बेगर्स की कोई इज्जत नहीं होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।